बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह खेती से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एक्सपर्ट्स, जो कि उन विषयों पर चर्चा करते हुए जो सवाल हमारे पास आते हैं उन तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। तो आज भी हम अपने इस कार्यक्रम में दो अलग विषय लेकर आए हैं। तो सबसे पहले विषय पर बात कर लेते हैं कि हमारा पहला विषय है, यहाँ पर बता दें कि पहला विषय है मोटे अनाज की खेती। इसके अलावा आज का दूसरा विषय है मृदा परीक्षण एवं सुझाव। तो अगर आपके पास कोई सवाल है इन दोनों ही विषय से जुड़ा हुआ तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए वो सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8800520717। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आपको बता दें, hellokisan2015@gmail.com। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे आज के जो दो विषय हैं मोटे अनाज की खेती और उसके साथ साथ है मृदा परीक्षण एवं सुझाव। तो मृदा परीक्षण एवं सुझाव पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा विषय है वो है मोटे अनाज की खेती और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कपिला शेखावत। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले सर हम आपके पास आ जाते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण कैसे किया जा सकता है और क्या इसमें खास बातें होती हैं, उस पर एक नज़र डालना चाहेंगे। मृदा परीक्षण करने के लिए सबसे पहले है कि हमें अपने खेत का एक आदर्श नमूना लेना चाहिए। आदर्श नमूना क्या है? जैसे 1 एकड़ का खेत हो चाहे 1 बीघे का खेत हो तो उसमें 8 या 10 जगह से 6x4 और 9 इंच गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी बाहर फेंक देंगे। फिर एक साइड से 2 इंच मोटी परत लेके और ऐसे 10 जगह से जब नमूना लेंगे तो 2 किलो मिट्टी होगी। 2 किलो मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांट लेंगे और आमने सामने के भाग को हटा देंगे। फिर इस दोबारा पुनः प्रक्रिया करेंगे। अब उसके विपरीत साइड की मिट्टी को हटा देंगे और सिर्फ 500 ग्राम मिट्टी को ही जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही मृदा परीक्षण को लेकर। जैसा कि सर ने बताया कि क्या कुछ कर सकते हैं मृदा को परीक्षण करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए, लेकिन ओवरऑल इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके खेत की मिट्टी कितनी सेहतमंद है और मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं।
मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए खेत में जैविक खाद का उपयोग करना बेहतर रहता है। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर भी पड़ता है। तो ये तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि मृदा परीक्षण कैसे किया जा सकता है और मिट्टी की देखभाल के लिए उसकी अच्छी किस्म कैसे हो, क्या कुछ करना चाहिए, सब आपने इस रिपोर्ट में जाना। अब अगले टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं, अगले विषय पर बात कर लेते हैं, जो कि है मोटे अनाज की खेती। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कपिला जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मोटे अनाज की खेती की जाती है और क्या क्या उसमें जरूरत होती है? जी दीपशिखा जी, हरित क्रांति के बाद में हम खाद्य सुरक्षा एक देश हैं। हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम आजकल उसके बाद में हम पोषण सुरक्षा, उसके अलावा मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा की भी बात करते हैं। हमने देखा इस शताब्दी की शुरुआत में कुछ समस्याएं आने लगी हैं खेती में, जैसे कि उत्पादन जो है वो स्थिर होने लगा, उत्पादकता घटने लगी और मृदा के स्वास्थ्य पर आजकल हम बहुत बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा थ्रेट या चैलेंज हमारे लिए चुनौती है वो है पर्यावरण परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, जो हमारे उत्पादन सिस्टम्स हैं, हमको ऐसी फसलों को उनका समावेश करना पड़ेगा जो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा और पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति समयोत्थान भी हो। तो इन सब के लिए जो मिलेट्स या आजकल हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं वो एक आदर्श फसलें हैं। इसमें कई सारी फसलें आती है, थोड़े मेजर मिलेट्स हैं जिनको, और थोड़े माइनर मिलेट्स भी हैं। 3 मेजर मिलेट्स हैं जिसको हम बाजरा, रागी और ज्वार कहते हैं। उसके अलावा 6 माइनर मिलेट्स हैं। उनकी खेती पे बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। उत्पादकों में भी इसके प्रति जागरूकता है और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं जो उनको भी इनके प्रति जो इनके फायदे हैं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन के उसमें, तो आजकल इनका बहुत ही ज्यादा, पिछले साल ही हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सभी से है कि हमको इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स बनाना है। तो उस और हमें इन फसलों की और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो मैम, यहाँ पर आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है मोटे अनाज की खेती को लेकर, लेकिन और ज्यादा विस्तार तरीके से इसे जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मोटा अनाज यानी मिलेट्स जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं, जिनकी खेती 131 देशों में की जाती है। इन मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कामनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट शामिल है। बुआई की बात करें तो रागी बोने के लिए 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं, जबकि कोदो बोने के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। रागी बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। वहीं कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बात अगर किस्मों की करें तो रागी की फुले कसारी KOPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ 3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और वेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। कोदो की दाहोद कोदो ब्लाइट 2 किस्म आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में लगाने के लिए बेहतर है, जबकि कोदो की RK 390 25 सभी राज्यों में लगा सकते हैं। कुटकी की बात करें तो इसकी BL 6 किस्म सभी राज्यों में लगाने के लिए बेहतर है। GV 2 किस्म गुजरात में लगाने के लिए अच्छी है। मोटे अनाजों में कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है। कम पानी, बंजर जमीन और विपरीत मौसम में भी मोटे अनाजों को उगाया जा सकता है।
तो मोटे अनाज की खेती को लेकर आपने ये रिपोर्ट देखी और अब इसको लेके कुछ सवाल जो है वो हम जान लेते हैं डॉक्टर कपिला जी से। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की खेती, जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को भी एक रिपोर्ट दिखाई, तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे हम शुरुआत में आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, जो मिलेट्स हैं या जो मोटे अनाज हैं उनको 2 श्रेणी में बांटते हैं हम। मेजर मिलेट्स हैं उसमें 3 आते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार और रागी, या जिसको हम फिंगर मिलेट भी कहते हैं। उसके अलावा माइनर मिलेट्स में 6 ज़्यादा प्रचलित है। यूँ तो मोटा मोटी करीब 14-15 जो मिलेट्स हैं वो हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर उगाए जाते हैं और परंपरागत रूप से हमारे भोजन का हिस्सा भी थे। कहीं बीच में इन मिलेट्स के बारे में रुझान जो है वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी जब से ये हम जैसे पर्यावरण परिवर्तन की बात करने लगे हैं, क्योंकि अब खेती में पानी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तो कुछ कम जल मांग वाली अगर फसलों की बात करें, या दूसरा हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पोषण सुरक्षा। आजकल हम सब जानते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है या जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना है केवल मिट्टी में बल्कि हमारे भोजन में, हमारे शरीर में भी होने लगी। कोरोना में हम सभी ने जिंक की कमी को बहुत महसूस किया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भोजन है वो ही इतना मतलब उसमें इतना न्यूट्रिशन या उतना पोषण होना चाहिए। तो उसके लिए हम कहते हैं कि कोई एक ना एक डिश जो है वो आपकी मिलेट्स की ज़रूर होनी चाहिए। तो माइनर मिलेट्स में जैसे कोडो है, प्रोसो है, आपने अपनी उसमें भी बताया, ब्राउन टॉप मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, उसके अलावा लिटिल मिलेट है और ये फॉक्सटेल मिलेट्स है। ये सभी जो है पर्यावरण के प्रति जितना भी परिवर्तन है उसके प्रति प्रतिरोधी हैं। जल मांग इनकी कम है, कीटों और बाकी बीमारियों के प्रति भी कम संवेदनशील है। तो कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए मिलेट्स का चुनाव श्रेष्ठ रहता है। ठीक है। और इसी बीच एक दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ से। सर क्या, और नाम भी इनका हनुमान ही है, क्या सवाल है आपका सर? देखिए जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके हमारे सवाल जो भी आपका सवाल है वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? प्रसाद जी। हेलो, सवाल क्या है सर आपका? हाँ जी, हम टेलीविजन की जो वॉल्यूम है उसे आप कम कर दीजिए या फिर उसे बंद कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। हम मोटे अनाज की खेती करते हैं तो उसका बाजार भाव अच्छा नहीं मिलता जी। एक बार फिर से सवाल कर सकते हैं सर? जी मेरे ख्याल से ये बाजार भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे जी आपका प्रश्न मिल गया हनुमान जी। और मोटे अनाजों में जो जितनी भी आपकी फसलें हैं जैसे ज्वार, बाजरा, इनके लिए जो सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है वो तो उसके ऊपर जो खरीद है वो अच्छी होती है। और अगर आप उसमें विपणन की बात करें या मार्केटिंग की बात करें तो जहां हम डायरेक्ट प्रोड्यूस ना बेचकर अगर हम इसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं किसी प्रकार से, या मतलब बाजार में अच्छे भाव होने के लिए आप एक कम्युनिटी बेसिस पे, जैसे अब आजकल हम एफपीओस की बात कर रहे हैं, तो उस सब में भी कहीं ना कहीं आप इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर आप अपना अगर अच्छा प्रोड्यूस है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें आपको अच्छा मांग मतलब बाजार के भाव मिलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा अगर मूल्य संवर्धन, जैसे बहुत सारे केवीकेज हैं, हनुमानगढ़ में भी एक केवीके है, बड़ी यूनिवर्सिटी से भी चले कई प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके अंदर वैल्यू एडिशन के बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर जहां डायरेक्ट प्रोड्यूस की आपको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती तो मूल्य संवर्धन के द्वारा कुछ वैल्यू एडिशन करने के बाद में उससे उनकी जो क्षमता होती है, शेल्फ लाइफ है जो, वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है इन सभी मिलेट्स की। तो इस तरह का अगर आप कोई प्रयोजन करें, मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं, कोई समूह बनाकर अगर आप अपने प्रोड्यूस को बेचें तो आपको अच्छी कीमत मिलती है। बाकी सरकार जो है सभी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो भी डिक्लेयर करती है, स्पेशली जैसे बाजरा के लिए, ज्वार के लिए। बाजरा का 2500 रुपये किलो था इस बार, ज्वार का 3250 रुपये के आसपास कहीं रहता है। तो इस तरह का आप कोई विकल्प सोच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए चर्चा कर लेते हैं मृदा परीक्षण और उसके सुझावों को लेकर, और डॉक्टर वेद प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बुवाई के लिए कौन कौन सी उर्वरक ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है?
कि अभी गन्ने की बसंतकालीन बुवाई 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई है जी। तो इसमें जो हमें कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है, एक तो हमें अपना सोयल टेस्ट के आधार पे ही फर्टिलाइजर दें। दूसरा ये है कि 16 पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 3 तो जो मेजर होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमको फसल के लिए 80% ज़रूरत पड़ती है। द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं जो सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है। साथ में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिन्हें कॉपर, बोरान, जिंक भी कहते हैं, तो ये भी हमें 20% बुवाई के समय पे ज़रूरत पड़ती है कौन में। ठीक है, चलिए इन दोनों ही विषयों पर आगे और भी चर्चा करेंगे, जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, आपके सवालों को भी लेंगे और उसका जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं मृदा को कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ सुझाव है। हमारे साथ इस स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कपिला भी मौजूद हैं। चलिए अब डॉक्टर वेद प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से कौन कौन से जैविक उर्वरक हैं जिनका इस्तेमाल जो है अच्छी मिट्टी के लिए किया जा सकता है। इसमें हमारे जो फास्फोरस का पीएसपी है, जो फास्फोरस सल्वराइजिंग बैक्टीरिया है, ये जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं उस समय पहली जब जुताई करें तो 10 केजी प्रति हेक्टेयर 1.5 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर उसमें डालने से ये होता है कि जो हम फास्फोरस खेत में देते हैं, चाहे वो डीएपी के माध्यम से दें, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, जो अनुपलब्ध अवस्था में फास्फोरस पड़ी रहती है तो उसकी घुलनशील अवस्था को वो बढ़ा देता है और हमारी 25% फास्फोरस की बचत भी हो जाती है। तो ये हमें फास्फोरस के लिए डालना है। दूसरा हमें एस्टोबैक्टर है। एस्टोबैक्टर क्या है? ये हमारा नाइट्रोजन की भी 25% सेविंग करता है। उसकी भी यही मात्रा है कि 10 केजी हमने एस्टोबैक्टर डाल दिया सड़ी हुई गोबर की खाद में, और फिर उसके बाद जो भी यूरिया डालते हैं उससे हमारी 25% नाइट्रोजन की भी सेविंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और इसी बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के जलगांव से, नीलेश जी। नीलेश जी, क्या सवाल है आपका? नीलेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि खरीफ की जवाब की कौन किस्म लगाए ज्यादातर हमारा मुनाफा बढ़े और ज्यादा
तो डॉक्टर कपिला जी शायद कुछ रोगों के बारे में बात कर रहे थे, मुझे भी ज्वार को लेकर वो बात कर रहे हैं। हाँ, ज्वार कौन सी किस्म लगाई जाए? हाँ, ज्वार तो हाँ आपके क्षेत्र में बहुत अच्छी होगी, खरीफ की बहुत ही अच्छी फसल है ये, और मोटे अनाजों में आती है, हम बात कर ही रहे थे। ये पशुओं के चारे के लिए भी काम में आती है और ग्रेन के लिए भी, दोनों पर्पस से इसको ले सकते हैं। कुछ अच्छी वैरायटीज आपने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भी बताई दीपशिका जी, तो उनमें से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेरे ख्याल से ये उन्नत जो शस्य क्रियाएं हैं उसके बारे में भी पूछना चाह रहे थे। तो खरीफ की ऋतु में ही ज्यादातर सभी ये जो फसलें लगाई जाती हैं, हम मिलेट्स की बात करें, और ज्वार का भी वही उत्तम समय है। मॉनसून आने के से पहले आप अपने खेत की तैयारी करके रखें, एक गहरी जुताई, उसके अलावा एक हल्की उसके अलावा कल्टीवेटर चला के पाटा लगाकर तैयार रखें। करीब 10 से 12 किलोग्राम इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। पंक्ति से पंक्ति हाइब्रिड्स के लिए जैसे आजकल हम 45 सेंटीमीटर संस्तुतित करते हैं और पौधे से पौधे करीब 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। तो अच्छी किस्म का चुनाव कर सकते हैं आप। CSV की बहुत अच्छी किस्में हैं, और जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है हैदराबाद में, मोटे अनाजों पर ही ये काम करता है, उसकी बहुत अच्छी, और जो स्वीट सॉर्गम है उसके नाम से भी कई किस्में हैं। CS52SS एक अच्छी बहुत अच्छी किस्म है, और या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो अच्छी संशोधित किस्म है उसका चुनाव करके रखें, बीज तैयार रखें, और मानसून से आने से पहले ही खेत की तैयारी और करके रखें, ताकि समय से बुआई हो सके और आपकी बुआई लेट ना हो। तो आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी फसल है ज्वार, आप आराम से ले सकते हैं। और इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, नंद स्वरूप जी। सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिल रहा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मिट्टी जांच जो है कब और क्यों हम कैसे करें? मिट्टी की जांच सर, ये मिट्टी की जांच ऐसा है मिश्रा जी, 3 साल में एक बार आप कर लें, और इसका जो उपयुक्त समय होता है वो गेहूं कटाई के बाद, यानी मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जब खेत मेरा खाली होता है उस समय अपना मृदा नमूना ले लें। अगर हमें गेहूं के लिए जांच करवाना है तो 6x4 और 6 इंच गहरा गड्ढा खोदें। अगर गन्ने के लिए कराना है तो 6x4 और 9 इंच गहरा गड्ढा खोद के उसमें 2 इंच मोटी परत लेके, और उसको 2 किलो मिट्टी कम से कम ले लीजिए 10 जगह से, और फिर उसको 4 बराबर भागों में बांट के 500 ग्राम मिट्टी लेके फिर अपने नज़दीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाएं। वो चाहे आपके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का भी है नरेंद्र देव का, या उधर हमारा एग्रीकल्चर विभाग है, वहाँ भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, और कुछ हमारे गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर से भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, तो वहाँ भी मृदा की जाँच होती है, और मुजफ्फरनगर में भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। तो वहाँ पे किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाता है। जो इसका शुल्क होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जांच के लिए, वो 50 रुपये किसान से लिया जाता है, और उसमें 5 पैरामीटर की जांच होने के बाद किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार दे दिया जाता है। तो हम आशा करते हैं नंद स्वरूप जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर, इसी बीच एक सवाल और हमारे पास आ गया है, और ये भी मिट्टी के परीक्षण को लेकर किया गया है। ये सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से भूषण लाल जी ने, और उनका सवाल है कि हमें ये बताएं कृपया करके कि अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कैसे और कहाँ कराया जाए। अपने खेत के मिट्टी का नमूना कलेक्ट करके अपने नज़दीकी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाएंगे। वो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हो, चाहे कृषि विभाग का हो, या अदर इफ्को और कृबको भी द्वारा ही प्राइवेट जो एग्री क्लिनिक है, तो वहाँ भी मृदा नमूने की भी जांच हो जाती है। विशेष करके है कि नमूना सही तरीके से लेना चाहिए। नमूने की जो गहराई है वो 9 इंच होनी चाहिए, और कहीं पेड़ के नीचे का नमूना नहीं होना चाहिए, या किस खेत में कोई खाद डाली है तो उसका नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर गन्ने की खेत से नमूना ले रहे हैं तो कम से कम 1 महीने पहले फर्टिलाइजर डाला हो, और दोनों लाइनों के बीच में ही नमूना कलेक्ट करके ही तब उसको जांच के लिए भिजवाएं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं भूषण लाल जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी बीच एक और सवाल हमारे पास आ गया, और ये भी उत्तर प्रदेश से भेजा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से ये सवाल आया है, और ये किया है अंकुर साय जी ने। उनका सवाल है कि अम्लीय और क्षारीय मृदा को किस तरह से पहचाना जा सकता है, और जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, जो कार्ड बनता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वो कैसे बनाया जा सकता है। ये दोनों सवाल अंकुर जी ने पूछे हैं सर आपसे। ये अम्लीय मृदाएं, अगर किसी का 6.5 से pH कम है तो वो अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं, और जो क्षारीय मृदाएं जिनका 8.5 से ऊपर जो जिनका pH होता है,
तो जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मोर देन 30 से 40% होता है, तो वो हमारा क्षारीय सॉइल होता है। और जहाँ हमारा 6.5 से नीचे एसिडिक नेचर का है, तो वो हमारा अम्लीय मृदाएं कहलाती हैं। इसका जो सुधार के लिए है, जैसे 8.5 के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उसमें हम जिप्सम डालेंगे या चूना उसकी मात्रा डालेंगे। तो ये GR वैल्यू के आधार पे ही उसकी कैलकुलेशन करके तब उसको सुधारा जाता है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो सर, इसको लेकर भी प्रश्न किया गया है कि कैसे बनवाया जा सकता है, कहाँ बनवाया जा सकता है, क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ करना पड़ेगा? मृदा स्वास्थ्य तो मृदा प्रयोगशाला से ही बन जाता है। वो तो जो 50 रुपये शुल्क पड़ता है, उसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की एक क्रिटिकल वैल्यू दी होती है कि आपका 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन आया है। अगर आपका 10 kg फास्फोरस आया है या आपका 100 आपका पोटास आया है, तो उसके आधार पे क्या आपको रिकमेंडेशन दी जाती है, तो उसी हिसाब से उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड में ही पूरी आपकी रिपोर्ट होता है। उसी रिपोर्ट के आधार पे ही आप अपना फर्टिलाइजर डालें। अगर किसी किसान ने अभी नहीं डाल पाया है, वो अपना सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बनवा पाया है और गन्ने की बुवाई करना जा रहा है, तो 180 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 80 kg फास्फेट और 60 kg पोटास, 25 kg जिंक प्रति हेक्टेयर ये बुवाई के समय पे दे दें, तो निश्चित रूप से उसको 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया जवाब सर आपने दिया है। हम आशा करते हैं अंकुर जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब हम अपने दूसरे विषय पर आ जाते हैं, मोटे अनाज की खेती को लेकर, जिस पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर कपिला जी से। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बुवाई का समय आखिर क्या है मोटे अनाज की खेती अगर करनी हो तो? जी देखिए, जितने भी मोटे अनाजों की हमने बात की वो सभी खरीफ ऋतु में यानी मानसून या बारिश के मौसम में उगाई जाती है। इसमें रागी या फिंगर मिलेट एक ऐसी फसल है जो कुछ दक्षिण के प्रांत हैं जैसे आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इन क्षेत्रों में रबी ऋतु में यानी ये सर्दी के मौसम में भी ली जाती है। बाकी उत्तरी भारतीय के जो मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं उन सभी में हम खरीफ में ये फसल लेते हैं। अब शुरू से ही हम बात करते आए हैं कि पर्यावरणीय परिवर्तन के बारे में, तो जो धान गेहूं फसल चक्र है उसके कुछ दुष्प्रभाव हमको देखने को मिले हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करिए। तो खरीफ की ऋतु में आप धान की जगह या जहाँ पे आप मक्का लेते हैं या जहाँ पे मान लीजिए जल की बहुत ज्यादा समस्या है, वहां पर आप इनमें से किसी फसल का चुनाव कर सकते हैं। मॉनसून ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में या उत्तरी भारत में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है। ये इसकी बुआई का सबसे सही समय है। और किन्हीं भी फसल चक्रों में आप खरीफ की फसल में, जैसे मान लीजिए आप सोयाबीन लेते हैं या आप जहां मक्का ले रहे हैं, उनमें से कहीं 2-3 साल में एक बार आप इसको रोटेट कर सकते हैं या किसी एक जो आपकी मिलेट्स या मोटे अनाज की फसल है उसको ले सकते हैं। तो प्रथम जो सप्ताह है जुलाई का वो सबसे उत्तम समय है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे मानसून आने के ऊपर इसको चेंज कर सकते हैं। फसल का चुनाव आप कौन सी मिलेट आप लेना चाहते हैं, उसकी सही किस्म कौन सी है, आपके क्षेत्र के लिए कौन सी संस्तुतित है, उसका चुनाव करें। और मृदा की जांच के बारे में जैसा सर ने भी बताया उस पर विशेष ध्यान दें। उससे पहले ही आपका सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होना चाहिए ताकि आपको पता चले स्टेटस क्या है आपकी फर्टिलिटी का, उर्वरता का। उसके आधार पर आप सभी पोषक तत्वों का, और मुख्य तौर पर जैसे कुछ क्षेत्रों में जैसे देखा गया है कि क्षारीय जहाँ मृदाएं हैं उनका भी एक आपको जो उपचार है वो करना होगा, तभी आपको इन सब की उत्तम जो है आपकी उपज मिल पाएगी। ठीक है मैम, जिस तरह से भी आपने इतनी सारी जानकारी हमको दी, हमारे साथ साझा करी, हमारे दर्शकों को बताई, इसमें से एक सवाल हमारा है कि जैसे कि अभी आपने किस्मों की बात करी, तो अच्छी किस्म कौन सी होती है? जी देखिए, किस्म जो है हम सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी एक होती है जिसके माध्यम से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। हमने हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के बारे में भी बात की। तो लगातार शोध और अनुसंधान से नई किस्मों का जो है वो आती रहती है, सिस्टम्स में आती रहती है। जो कमेटी से रिलीज होती है वो उसको हम वैरायटी बोलते हैं और वो किसानों के बीच में उगाई जा सकती है। तो हर क्षेत्र के लिए अलग अलग शोध और उसके बाद में हम किस्मों का जो है वो अनुमोदन किया जाता है। तो क्षेत्र विशेष के लिए आपके लिए उत्तम किस्म कौन सी है, ये आपको केवीकेएस के माध्यम से या जो यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्टेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशंस, उनके माध्यम से मिलती है। कुछ जो प्राइवेट जो उसमें है इसकी प्राइवेट कंपनीज की किस्में भी बहुत अच्छी होती हैं और जिनके ऊपर बस ये है कि
कि आप जहाँ से जो भी किस्म लें, आप पैकेट अपने साथ ज़रूर रखें, उसका बिल ज़रूर लें। हमारे यहाँ पर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के आउटलेट्स भी होते हैं जहाँ से अच्छी किस्मों का चुनाव किया जा सकता है, बीज लिया जा सकता है। बिल अपने साथ रखें और आपने कौन सी किस्म ली है, और ज़्यादातर सभी किस्मों के बीच में उनकी जितनी भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, आप उसमें कितना खाद डालें, बुआई कब करें, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी हो, वो सब संसूचित किया जाता है। तो उसके आधार पर अगर आप मिलेट्स की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक उपज और अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक कपिला जी ने पहुंचाई। इसी बीच एक सवाल हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और सवाल पूछ लेते हैं उनसे, उनका क्या सवाल है। ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो कि बिहार से जुड़े हैं। सर, क्या सवाल है आपका? लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है, तो एक बार फिर से हम वापस कपिला जी का रुख कर लेते हैं। मैम, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि कौन सी किस्म ज़्यादा अच्छी होती है, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जैसा कि इस बीच आपने फसल चक्र को लेकर बात की थी, तो किस फसल चक्र में इनको लिया जाता है? देखिए, फसल चक्र का सिद्धांत ही ये होता है कि हम अलग अलग फैमिलीज की किस्मों को और फसलों को लें। जैसे हम कहते हैं कि एक साल में एक रोटेशन में कम से कम एक दलहनी फसल ज़रूर होनी चाहिए। तो ये चूंकि जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, ये सब अनाजी फसलें हैं, सीरियल सेंट्रिक जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं उसमें ये आते हैं। तो इस तरह का आप चुनाव करें कि जहां आप ये एक अनाजी फसल ले रहे हैं तो आप अगले आने वाले मौसम में आप कोई ना कोई दलहन फसल लें। जैसे मान लीजिए आप बाजरा के बाद में आप चना की फसल ले सकते हैं जहां पानी की उपलब्धता कम है। उसके अलावा आप बाजरा या रागी के बाद में आप मस्टर्ड भी ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। और आजकल चूंकि बहुत कम अवधि की बहुत अच्छी किस्में हैं और सिंचाई की सुविधाएं भी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे काफ़ी आजकल फैल गई हैं, तो उसमें हम 2 की जगह 3 फसलें भी ले सकते हैं और उससे हमारा फसल चक्र को हम उसको फसल चक्र सघनीकरण भी कहते हैं। तो आप अगर एक ही अनाजी फसल लेते हैं तो सिस्टम में मतलब कम से कम एक साल में एक दलहनी फसल जरूर लें, जो आप रबी में या स्प्रिंग सीजन, जैसा अभी सर ने बताया कि फरवरी के माह से जो शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च में जो बीच का यानी कि खरीफ की फसल की बुआई से पहले और रबी की कटाई के बाद में, उसमें भी आप एक दलहन फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार का फसल चक्र आप लें कि एक अनाजी फसल मिले, एक तिलहन फसल मिले और एक आपको दलहन फसल मिले, तो मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपके जो घरेलू मांग है इन सभी तत्वों की वो भी पूरी होती रहती है। तो इस प्रकार का एक वाइज आप एक क्रॉपिंग सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। तो मोटे अनाज की खेती को लेकर फसल चक्र के बारे में अभी आपने जाना। इसके अलावा आज हम बात कर रहे हैं कि मृदा परीक्षण कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ सुझाव है, हम सवाल भी ले रहे हैं, लेकिन अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरते लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और ले डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके पूरे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर। इसके साथ साथ बातचीत हो रही है मृदा परीक्षण कैसे किया जाए, क्या कुछ उसके लिए सुझाव है, तो इस पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल भी ले रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मृदा परीक्षण को लेकर, चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये दर्शक जुड़े हैं बिहार से, राजेंद्र प्रसाद। हेलो, झांसी से ये दर्शक जुड़े हैं। सर, सवाल क्या है आपका? नए मुद्दे। मेरा निवेदन ये है कि ज्वार बोई थी तो
तो ज्वार के एक एक पेड़ में किसी किसी पेड़ में 2-2 3-3 भुट्टे हैं, लेकिन नहीं तो उसमें दाना नहीं है, या तो दाना नहीं है या गुणवत्ता युक्त दाने नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए किसान को? धन्यवाद। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अब इसमें कई बार इस तरह का देखा गया है कि अगर आप सारी सस्य क्रियाओं का सही से नहीं कर पाते तब कई बार इस तरह की समस्या आती है, और खास तौर पर आपकी वैरायटी कौन सी है। कई बार क्या होता है, किसान भाई अपनी रखे हुए बीज को हम एक बार फिर से प्रयोग करने लग जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो किसी भी एक जो आपका विश्वसनीय स्रोत है वहाँ से आप बीज का उपलब्धता रखें। कौन सी किस्म है ये आप रखें। हमने बात की थी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी के बारे में बात की थी, तो ये हर किस्म के लिए संस्तुतित होती है। अगर आप हाइब्रिड किस्म ले रहे हैं ज्वार की तो आपको 45 सेंटीमीटर दूरी रखनी है और पौधे से पौधे की 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। कई बार इसकी जब आपकी स्पेसिंग ज़्यादा होती है तब भी इस तरह का देखा गया है। और कोशिश करें आप कि एक जो सिंगल जो होता है उसी को ही मेंटेन रखें। आप बीच में अगर साइड में जो आते हैं जो शूट्स हम जिनको बोलते हैं उनको भी आप मैनुअली भी या अपने हाथ से भी उनकी तोड़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये कई किस्मों के साथ में देखा गया है, जब बीज जिसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो अगर प्योर किस्म है और आप सही स्रोत से लेते हैं तब इस तरह की समस्या कम देखी गई है। दूसरा, पोषक तत्वों का भी आप ध्यान रखें। और अगर 2 से ज़्यादा भुट्टे आते हैं उसमें और अगर पोषक तत्व प्रबंधन अच्छा है तो आपकी हालांकि दानों की संख्या तो दूसरे और तीसरे में कम होगी। जैसे मक्का में भी हम देखते हैं जो फर्स्ट कॉब होता है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा साइज़ भी अच्छा होता है, बाकी सब में थोड़ा होता है। तो अगर आप पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, जैसे अगर अपन इसकी ज्वार की बात करें तो करीब 80 से 100 किलोग्राम इसको नाइट्रोजन चाहिए, करीब 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए। उसके अलावा जैसे मृदा की जांच के आधार पर आप जिंक की कमी ज़्यादातर कई क्षेत्रों में देखी गई है जहां हम लगातार अनाजी फसलों को लेते हैं। जिंक की कमी, आयरन की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अगर आप सही प्रबंधन करेंगे तो इस समस्या से आपको छुट्टी मिलेगी। लेकिन मेन कारण जो है ये वेराइटल कैरेक्टर है, और आप एक अच्छी किस्म का अच्छे बीज का चुनाव करेंगे तो ये समस्या कम होगी। तो नईमुद्दीन जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी बीच एक सवाल हमारे पास आया है और ये आया है राजस्थान के सवाई माधोपुर से और भेजा है महेश मीणा जी ने। और महेश जी का सवाल है कि मोटे अनाज वाली फसलों में क्या नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर हाँ किया जा सकता है तो किस डोज पर प्रयोग करें? जी देखिए, नैनो यूरिया का आजकल बहुत प्रचलन है और ये देखा भी गया है कि ब्रॉड जो टॉप ड्रेसिंग हम करते हैं ना खड़ी फसल में, जो दूसरी और तीसरी नाइट्रोजन की मांग जो हम देते हैं उसको नैनो यूरिया से दिया जा सकता है। तो आप मोटे अनाजों में भी नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो अवस्थाएं हैं, एक तो हम इसको शुरुआत में जैसे हम जो 75% जो आपकी नाइट्रोजन की मांग है वो आपको परंपरागत यूरिया से देनी होगी। उसके बाद हम 2 नैनो यूरिया स्प्रे एडवाइस करते हैं। और नैनो डीएपी के अंदर तो और भी इसकी जो मात्रा है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा वो ज्यादा है। तो 1 बॉटल हम 1 एकड़ के लिए संस्तुतित करते हैं। तो उसमें आपकी जब फूल आना शुरू होता है, एक तो उस अवस्था में और एक जब दाना भरना होता है उस अवस्था में, ये 2 अवस्थाएं हैं जहां आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। 1 बॉटल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। ये 2 स्प्रे करें, लेकिन 75% करीब आपको परंपरागत यूरिया या जो बेसल डोज हम कहते हैं उसके माध्यम से आपको देनी होगी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अब वेद प्रकाश जी आपके पास आ जाते हैं। सर, आपसे हमारा सवाल है कि गन्ने की कौन कौन सी नई प्रजातियां हैं और क्या कुछ उर्वरक की डोजेज हैं ऐसी जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? गन्ने की नई प्रजातियां जो अभी स्वीकृत हमारी जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा, जिसमें है कोसा 13235, कोसा 17231 और COL के 14201। ये 3 नवीनतम प्रजातियां हैं अर्ली में, जो अच्छा ही इनकी पैदावार है और किसानों को बीज इसमें इस समय मिल रहा है। अभी किसानों ने ऑनलाइन 17231 का जो बीज कर रखा था तो उसमें अभी लगभग 1.5-2 लाख बट तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से उठ गई, कुछ हमारे शाहजहांपुर से भी उठी हैं। तो इस तरीके से नई बीज का चयन कर सकते हैं। कुछ प्रजातियां हमारी जो पुरानी है CO0238 यानी उसमें बीमारी आ गई है तो उसको थोड़ा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। और जो नई जो प्रजातियों को जो मैंने नाम बताया किसानों को, तो ये इनका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से किसान का पैदावार भी बढ़ेगी। रही इसमें फर्टिलाइजर की बात, फर्टिलाइजर तो वही सॉइल टेस्टिंग के आधार पे ही किया जाएगा। और इसमें ये है कि हमें जो नाइट्रोजन 180 kg
से हमें ज़्यादा नहीं देनी है। 60 kg हमें पोटास देना है, 80 kg हमें फास्फोरस देना है, 25 kg जिंक देना है। ये प्रति हेक्टेयर है। बीघे के हिसाब से देखा जाए तो 24 kg यूरिया, उसका 1/3 हम बुवाई के समय पे, यानी 5-6 kg यूरिया, 10 से 12 kg हम DAP ले लें 1 बीघे में। अगर DAP नहीं उपलब्ध हो पाता है तो 32 से 33 kg सिंगल सुपर फास्फेट ले लें, और 7 से 8 kg हम म्यूरेट ऑफ पोटास ले लें। और ये पूरी फास्फोरस पोटास की मात्रा हम बेसल कुंड में ही दे दें। जब बेसल में हम देंगे तो उधर से जब हमारा मिट्टी स्वतः खाद ढक लेगी, और फिर हम 2 आंख के टुकड़े इस पर डालेंगे, और डालने के बाद कोई भी हम इंसेक्टिसाइड दवाई डालने के बाद तो ढकाई कर देंगे। तो ये हमारी वैज्ञानिक खेती है। अगर इस तरीके से गन्ने की पैदावार इसमें बढ़ेगी, लागत भी कम आएगी। अगर सोइल टेस्ट के आधार पर अगर हम फर्टिलाइजर डालें, और निश्चित रूप से हमारी आमदनी दुगनी होगी। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया जानकारी सर आपने यहाँ पर साझा करी है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं कि कहाँ से जुड़े हैं, क्या कुछ सवाल है। ये दर्शक जुड़े हैं बिहार से, और अमरिंदर जो कि बिहार के लखीसराय से जुड़े हैं। सर क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हमारा एक सवाल है मृदा वाले साहब से। मेरा पूछना है कि एक बार में हम जो मिट्टी जांच कराते हैं तो उसमें कितने फसल का संस्तुति हम लिख सकते हैं? कितने फसल के बारे में एक बार में एक जांच में जानकारी मिल जाएगी? सर। और उकठा रोग के लिए क्या कुछ चिकित्सा कर सकते हैं? मिट्टी का कोई चिकित्सा है उकठा रोग से बचने के लिए? और दूसरा सवाल मेरा है मिलेट्स वाले उनसे, महोदया से, कि मिलेट्स बोने के लिए कोई छोटा यंत्र आता है जो कम कीमत में हो, क्योंकि मैनुअली डिस्टेंस और गहराई मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मिलेट्स बोने के लिए कोई अच्छा यंत्र आता है? ठीक है, ट्रैक्टर में लगा के चला सके। यही 2 सवाल है। ठीक है, तो एक एक करके आपके दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं। पहले सर आपसे उनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अरविंदर जी क्या पूछा था? मृदा परीक्षण में क्या पूछा था आपने? कितने समय के लिए वो रिकमेंडेशन होगा, शायद ये सवाल था। ये ऐसा है कि जैसे आप एक नमूना लेंगे तो उसमें 2 फसल के लिए रिकमेंडेशन मिल जाता है। जैसे आपने गेहूं काटने के बाद लिया है, और उसमें आपने प्रत्येक की पर्ची पे लिख दिया कि हमने गेहूं के खेत का नमूना लिया है और गन्ना बोने जा रहे हैं, तो एक ही शुल्क में आपका 2 की संस्तुति मिल जाएगी। यानी गेहूं की क्रॉप के लिए भी रिकमेंडेशन मिल जाएगी और गन्ने के लिए भी मिल जाएगी। तो एक बार में 2 फसल की ही संस्तुति वैज्ञानिक दे सकता है एक ही शुल्क में। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। मैम ये आपके लिए कि कौन सा यंत्र है जी इस्तेमाल किया जाता है? अमरिंदर जी, कई सारे यंत्र हैं हमारे यहाँ पे बुआई के लिए, जो वैसे तो इनको जो नॉर्मल सीड ड्रिल है उससे भी इनकी बुआई की जा सकती है। हालांकि इसमें बीज दर कम रहती है, क्योंकि दाना छोटा होता है। तो ज़्यादातर सभी जो आपकी मिलेट्स हैं उसमें 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज लगता है। तो आपकी जो सामान्य सीड ड्रिल है उसका नंबर कम करके आप परंपरागत जो आपकी सीड ड्रिल है उससे भी बुआई कर सकते हैं। श्रेष्ठ ये रहता है कि आप सीड कम फर्टी ड्रिल का उपयोग करें, ताकि आपको 2 बार खेत में ना जाना पड़े, एक बार खेत में खाद देने के लिए, दूसरा ये। तीसरी बात, अगर आप संरक्षित खेती या 0 टिलेज के अंदर आप करते हैं तो इसमें और भी कई सारे यंत्र हैं हमारे, लेकिन आपने खास तौर पर छोटे यंत्रों के बारे में बात की। तो उसमें जो जैसे नेशनल सीड्स के कुछ कंपनी है उसके द्वारा भी कुछ छोटे सीड जो है निकाले गए हैं। भोपाल में जो ICR का ही एक संस्थान है, उन्होंने भी कुछ सीड ड्रिल्स पे कुछ न्यूमेटिक सीड ड्रिल्स निकाली हैं, जिसमें जब खास तौर पे बीज बहुत महंगा होता है तो कम बीज से ही सही जो दूरी और उसको बना के, तो उनमें से आप किसी भोपाल के संस्थान से या नेशनल सीड कॉरपोरेशन से, नेशनल जो आपकी फर्टिलाइजर ये इसकी इक्विपमेंट्स के लिए जो बनाती है, और भी आसपास में। और दूसरा, आप अपनी तरफ से फैब्रिकेट भी कर सकते हैं। बहुत हैवी अगर आपकी, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप हैं वहाँ मिट्टी बहुत हल्की तो नहीं होती, तो आपको बिल्कुल छोटी मशीन तो मिल पाना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए कम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से चलने वाली छोटी मशीनें भी उपलब्ध है। आप इनमें से किसी एक संस्थान से संपर्क करके अपने लिए एक अच्छी जो मशीन है जो लंबे समय तक आपको खेत में साथ दे, उसका आप कोई चुनाव कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं अमरिंदर जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोनों ही सवाल के जवाब आपको दे दिए गए हैं। एक और सवाल हमारे पास आ गया है। सवाल प्रदीप चौधरी ने भेजा है मध्य प्रदेश के बरवानी से, और ये सर आपके लिए है और डॉक्टर वेद प्रकाश जी आपके लिए है। सवाल है कि ज्वार के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? ज्वार के लिए ये बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसमें
ठीक है। और इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आया है आजमगढ़ से, सतीश जी ने ये सवाल किया है। और इसी बीच एक फोन कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है कि जैसे हम गन्ना बुआई करना चाहते हैं, कौन सा बिया बोए? गन्ने की बुआई गन्ने की बुआई के लिए है सर, ये कौन सा किस्म का गन्ने की बुआई करनी चाहिए? इसमें जैसे अभी बसंत कालीन में गन्ना है तो आप अगेती प्रजाति बोएंगे। अगेती प्रजाति में है आप कोसा 13-235 ले सकते हैं, COL के 14-201 ले सकते हैं और कोसा 17-231। ये 3 नई प्रजातियां हैं, इनकी आप बुवाई कर सकते हैं। इसका समय यही है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया। अगर 31 मार्च तक करते हैं तो आपका जमाव भी अच्छा 70 से 80% आपका जमाव भी मिल जाएगा। और जब जमाव अच्छा होगा तो आपके टिलर और मिल युक्त गन्ने भी अच्छे बन जाएंगे। तो श्री प्रसाद मिश्रा जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी सवालों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और उसके उत्तर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर, उसके साथ साथ बात कर रहे हैं मृदा परीक्षण कैसे किया जाए और उसकी सेहत को सुधारने के लिए क्या कुछ सुझाव हैं। और इसी बीच हम दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल ये है कि गर्मियों में बाजरे की फसल ली जा सकती है? जी, बाजरे की फसल गर्मियों में ही लेते हैं हम लोग। बारिश का जो मौसम है उसमें लेते हैं। तो ये जो समर सीजन है उसमें तो नहीं लिया जाता। और अभी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी कम अवधि की 65 से 70 दिन में पकने वाली भी बाजरा की किस्में हैं। तो उनमें से आप किसी अच्छी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। पूसा संस्थान से बहुत सारी निकली है, कंपोजिट वेराइटीज है, 443 है। लेकिन बारिश के मौसम में, क्योंकि जो बाजरा की जो फसल है वो रेनफेड या बिना बारानी क्षेत्रों में ही इनको ली जाती है, तो अभी अगर आप समर सीजन में लेते हैं, मतलब खरीफ की बुआई से पहले वाला जो मौसम है जिसमें आप अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में तो इसके लिए संसूचित नहीं है। उस समय तो आप या तो कोई दलहनी फसल लें। बाजरा की फसल मौसम पर आधारित है, बारानी क्षेत्रों में ली जाती है। और जो जुलाई का जो महीना है, शुरुआत में जब मानसून आ जाता है, वो सबसे उपयुक्त समय है। कम अवधि की फसलें हैं जिसके अंदर आप हाइब्रिड वैरायटीज भी हैं। और बारानी क्षेत्रों में लेने का फायदा भी है, अगर मान लीजिए मानसून में कहीं कुछ एब्रेशन आता है, अगर सही समय से पानी नहीं मिल पाता, तो आप उसको पशुओं के चारे के लिए भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो समर सीजन में ना लें, बारिश आने पर ही इसको लें और बारानी क्षेत्रों में लें। तो मेहुल जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी बीच एक सवाल हमारे पास आया है और ये सवाल आजमगढ़ से भेजा है सतीश जी ने। और सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फिगर मिलेट की कौन सी किस्म अनुशंसित है और उसकी बुवाई का समय क्या है? जी, डॉक्टर कपिला जी। जी, फिंगर मिलेट मतलब रागी जिसको हम कहते हैं, अच्छी किस्म है, मतलब बहुत अच्छी फसल है और उत्तरी पूर्वी उसमें आपके क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी ये किस्म है। इसमें धान की तरह हम ट्रांसप्लांटिंग करके इसकी जो है वो खेती करते हैं। जो संस्तुतित बीज इसके लिए चाहिए करीब 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। इसका जो बुआई का सबसे सही समय बारिश आने पर ही, जैसे जुलाई के प्रथम सप्ताह से बारिश के आने पर आप उसकी बुआई कर सकते हैं। किस्म की आपने की तो GPU 28 एक बहुत अच्छी
अच्छी किस्म है, GPU 48 एक बहुत अच्छी किस्म है, उसके अलावा VL 146, 139 और रागी 2 ये अच्छी किस्में हैं जो आपके क्षेत्र के लिए संस्तुतित है। इसमें से किसी अच्छी किस्म का चुनाव करके आप संस्तुतित जितनी भी सस्य क्रियाएं हैं उनको अपनाएं तो एक अच्छी रागी की फसल ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, एक सवाल हमारी तरफ से भी है। सवाल है कि कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसका प्रबंधन जो है वो किया जाता है। साथ ही साथ 2 सवाल और इसमें ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से कि सिंचाई प्रबंधन कैसे होता है या खरपतवार की जो समस्या उससे निपटना हो तो क्या कुछ करना चाहिए। तो इन तीनों सवालों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने पोषक तत्वों की बात की, शुरू से ही सर बहुत महत्व दे रहे हैं कि मृदा की जाँच बहुत आवश्यक है। हम सब जानते हैं पौधों की बढ़वार और उत्तम उपज के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो क्योंकि उनको इतना सारा पोषण मृदा को या हमें प्रदान करना है तो उन्हें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मृदा की जांच के आधार पर करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो मोटा मोटी जो ब्लैंकेट रिकमेंडेशन या जो स्टेट रिकमेंडेशन है उसमें हम ज्यादातर सभी मिलेट्स के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की मात्रा को संशोधित करते हैं। मृदा की जांच में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी मिलती है जिसके अंदर जिंक, आयरन और बोरोन, ये 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, उनका भी आप प्रबंधन करिए, जिसमें आप आयरन सल्फेट के माध्यम से शुरुआत में दे सकते हैं, जिंक सल्फेट के माध्यम से भी, और खरीफ मौसम में क्योंकि ये फसलें हैं आपको उस समय ज़रूर आपको देना चाहिए। और अगर एक बार आप उपलब्ध कराते हैं तो बाकी साल भर के लिए या बाकी अगर आप 3 फसल भी लेते हैं तो इनकी मात्रा पर्याप्त होती है। सर ने जैव उर्वरकों के बारे में भी बहुत जोर दिया, तो कहीं ना कहीं आजकल हम सिर्फ जो रसायनों पे निर्भर ना रह के अगर अपन जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो हमको फसल अवशेषों का भी ध्यान रखना होगा, जैव उर्वरकों का भी ध्यान रखना होगा, जिसमें PSB, KSB, पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग और नाइट्रोजन के लिए एसिटोबैक्टर, अगर आपकी कोई दलहनी फसल ना हो तो इनमें से किसी का ज़रूर आप टीका लगाएं। तो और नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना दें, इसको 2 मात्रा में 2 भागों में बांट दें, पहला बुआई के समय और दूसरा भाग जो है वो करीब 1 महीने के बाद, जब आप बारिश आ जाती है उसके 3-4 दिन के बाद में आप इसके अंदर नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट्स में दीजिए। बाकी सभी पोषक तत्वों को आप बुआई के समय एज बेसल दे सकते हैं। मैडम, आपने सिंचाई के बारे में भी बात की, तो क्योंकि खरीफ मौसम में लेते हैं और बारिश पर ही निर्भर है, लेकिन अगर बहुत लंबा ड्राई स्पेल है, मान लीजिए 2 बारिश के बीच में अंतराल बहुत ज्यादा है, तो 2 जो अवस्थाएं हैं उनमें आपको ध्यान रखना होगा, फूल बनते समय और दाना भरते समय। इसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस समय बारिश नहीं होती है तो आपको एक सिंचाई उपलब्ध करानी होगी। और आपने शायद खरपतवार के बारे में भी बात की, तो क्विकली जैसे बता दें कि इन सभी के लिए जो पेंडिमिथिलिन है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हम बोलते हैं, उसका आप कर सकते हैं, क्योंकि खरीफ के मौसम में हर बारिश के बाद में खरपतवारों का बहुत प्रकोप देखा गया है और 30 से 40% तक उपज में कमी कर सकते हैं। तो आप बुआई के बाद 48 घंटे के भीतर पेंडिमिथिलिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप सॉइल ड्रेंचिंग कर देते हैं, मिट्टी को नम कर देते हैं, तो शुरुआती अवस्था में आपकी खरपतवार नहीं आएंगे। फसल बढ़ने के बाद वैसे भी प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया आपने संक्षिप्त में हमारे तीनों सवालों के जवाब दिए हैं। और अब डॉक्टर वेद प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीवांश है उसे जब बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसमें जीवांश की जो मात्रा हमें बढ़ानी है वो हम हरी खाद उसको करेंगे। जैसे गेहूं काटने के बाद जब उधर मई जून में है तो उसमें ढैंचा की क्रॉप ले लें, और जब क्रॉप हमारी 40-45 दिन की हो जाए फिर उसके बाद ट्रैक्टर से उसकी पलटाई कर लें, जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। फिर उसके बाद अपना नमूना लेके जांच करा लें, तो निश्चित रूप से जहां हमारा ऑर्गेनिक मैटर 0.23% है वो हमारा 0.8 से 1.5% हो जाएगा। दूसरा, हमारी सॉइल भी फर्टाइल हो जाएगी। जहां हमारा pH 8.5 से ऊपर था वो हमारा pH भी डाउन हो जाएगा, 6.5 से 7.5 आ जाएगा। तो ये किसान भाइयों से हम कहेंगे कि अपने जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी खाद का प्रयोग जरूर करें। दूसरा ये है कि फसल अवशेष का ये जलाना, जैसे अभी गेहूं की कटाई करें, जो उसके क्रॉप रिड्यूज हैं तो उसको कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद फिर हमारे यहाँ एक अंकुश बनता है बायो फर्टिलाइजर, वो क्या करता है, वो सड़ा देता है 30-35 दिन में। तो वो गन्ना 100% का अंकुश का भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। या ये बायो एक वो आता है कैप्सूल, पूसा इंस्टीट्यूट से बना हुआ है, तो वो उसको अवशेष को ही सड़ा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरीके से हम जीवांश का बढ़ाने का समावेश कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी मिट्टी का इतना दोहन कर लिया है, इतना पेस्टिसाइड किसानों ने प्रयोग किया है,
जी। जो आज हमारे जमीन में ऐसे विकार पैदा हो गए हैं, कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, कहीं हमारा जीवांश की कमी हो गई है, कहीं पीएच हमारा डिस्टर्ब हो गया है। तो ये चीजें हमें प्रयोग करना चाहिए किसानों को। ठीक है। और इसी साथ कपिला मैम, आपसे एक सवाल है कि कौन कौन सी सरकारी नीतियां हैं, क्या क्या है, वो जानकर चाहेंगे आपसे संक्षिप्त में। जी देखिए, पिछले साल हमने 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया। तो हम हमारे देश में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पहले मना चुके थे, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को जाना गया, समझा गया, और यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट्स का घोषित किया। तो निश्चित रूप से जैसे हम जब हम क्लाइमेट चेंज की या पर्यावरण परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प है मिलेट्स। सरकारी नीतियों की आपने बात की तो प्रमोशन है इसका, आप देख लीजिए 5 स्टार में भी आजकल जो इसकी मिलेट्स की जो डिशेज हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं। सरकार की ओर से खास रुझान है, किसानों के बहुत सारे FPOs बनाए गए हैं जो लोग आपस में कम्युनिटी बेसिस पे मिलेट्स को ग्रो करते हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं, मूल्य संवर्धन करते हैं, बिस्किट्स के रूप में, पास्ता के रूप में, जो आपका जो आटा है उसके अंदर मिक्स करके, जो आपका न्यूट्री उन सभी में। तो आप इस तरह की आप सरकारी नीतियों का आप लाभ ले सकते हैं मूल्य संवर्धन में, विपणन में, और कहीं ना कहीं अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। बिल्कुल कपिला जी, आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों ने जो सवाल आपसे पूछे उसका भी आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेद प्रकाश जी, आपने भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे दर्शकों तक इतनी सारी जानकारी पहुंचाई। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए, जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमने बात करी मोटे अनाज की खेती को लेकर और इसके साथ साथ हमने चर्चा की मृदा परीक्षण कैसे किया जाता है, क्या कुछ उसके स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, क्या कुछ सुझाव हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे अगला जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ विषय रहेंगे। तो हमारे अगले कार्यक्रम के विषय रहेंगे, पहला विषय रहेगा प्रमुख फसलों की खेती, और इसके साथ साथ कल का दूसरा विषय रहेगा आलू की खुदाई एवं रख रखाव। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं, कोई सवाल या फिर कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। और फेसबुक के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल सेंटर पर कॉल करके भी आप हमारे को अपना कोई सवाल भेज सकते हैं। समय भी बता देते हैं, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, और नंबर है 1800113060। तो इस कार्यक्रम में आपने काफ़ी सारी जानकारी हासिल करी और अगर आप एपिसोड को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर हेलो किसान को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।